Hello students, I am Dr. Priyanka and we were on the chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Students, we have talked about the Human Genome Project in last of our classes. Now we're going to start with the processes of the enzymes which is present inside the DNA. बच्चे, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डीएनए इज दैट ओनली मॉडल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच वी हैव एक्सेप्टेड एज आवर जेनेटिक मटेरियल। बेटा जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो जब आए, जब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आए तो उनमें जो ये जेनेटिक मटेरियल था उसका काम आरएनए कर रहा था। बट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द केमिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ आरएनए, डीएनए इज एक्सेप्टेड द होली वाइल द जेनेटिक मटेरियल। नाउ अब क्वेश्चन ये था कि डीएनए जो था, डीएनए अगर मैं डीएनए या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आप लोगों को, तो बेटे अगर मैं न्यूक्लियस का एक सिंपल सीधा सादा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सो इट इज हाउ अ डीएनए लुक लाइक। Okay. In a cell, a nucleus is surrounded by RER, in which ribosomes are attached. ये हम सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे बेटे होते हैं SCR, that is root endoplasmic reticulum, which are responsible for the lipid molecule protein formation and synthesis. RER mainly involved in the protein synthesis formation. This is the outer membrane of nuclear membrane. This is the बच्चे inner membrane. The base is the perinuclear space या perimembrane nuclear space. This is the nuclear lamina. Inside this, inside its chromatids are present. बेटे ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं, these are responsible for the genetic material, ठीक है। अब जेनेटिक ये क्या होता है बेटे, ये जो स्ट्रक्चर है आपका जिसको बोलते हो न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये बनाता है आरएनए। अब ये आरएनए, ये स्ट्रक्चर जो है क्रोमैटिड्स का, ये स्पेशली फॉर्म करता है आरएनए, ठीक है। अब डीएनए है वो भी आरएनए ही बनाता है, एज व्हेन वी हैव एक्सेप्टेड डीएनए एज द मोस्ट जेनेटिक मटेरियल इन आवर ऑर्गेनिजम्स, इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेटे उसमें क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द जेनेटिक मटेरियल। बट ये जो बालों का गुच्छा गुजर सा मैंने बनाया है, दिस इज द आरएनए क्रोमोसोम्स, जो कि आरएनए बनाते हैं। आरएनए आर द मजदूर, आरएनए आर 3 टाइप्स, mRNA, rRNA and tRNA। सो बेटे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोटीन, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कौन से बनाते हैं बेटे, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं
ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटे ऐसे क्रोमोसोम्स दिख रहे होते हैं सब में, बट कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं। उन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप ऑफ दीज क्रोमोसोम्स, ठीक है। नॉन ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम्स कहते हैं उन्हें, and they have some secondary constrictions over their surfaces and they make this nucleolus. Okay. अब अगर मैं बात करूं द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, अब मैं बात करूं मशीनरी एंड द एंजाइम्स की, तो ये बात कर रहे हैं कि कौन सी मशीन आरएनए के अंदर होती हैं जो कि हेल्प करती है रेप्लिकेशन में या प्रोटीन में। अब बेटे हम लोगों ने छोटी क्लासेस या 11th क्लास में पढ़ा था कि आरएनए, ठीक है, आरएनए बना होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। अब वेयर आर द साइट्स, राइबोसोम्स में साइट्स होती हैं। राइबोसोम्स बेटे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं 70s, एक होते हैं 80s। These mostly are present in prokaryotes and these mostly are present in eukaryotes, ठीक है बेटे। अब बेटे ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसके दो यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट जिसे 50s और 30s बोल दिया जाता है। इनमें बेटे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, 60s होता है इसमें, और कितना दैट इज 40s होता है, ठीक है, और इसमें 35s होता है। इनके अंदर आरएनए प्लस राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन की रेशियो प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 60:40 डिग्री, 60:40, 40:30, कि ये कितना प्रेजेंट है और ये कितना प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोगों ने इसको डिफरेंट टाइप से किया है। अब हम लोगों को पता है कि आरएनए इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो उसके पास भी कुछ मशीनरीज वगैरह होंगी। लेट अस टॉक अबाउट देम इन ब्रीफली। अब क्या होता है बेटे, इन लिविंग सेल्स सच एज इकोलाई, process of replication requires set of catalysts, ठीक है, उनको बोलते हैं बायोएंजाइम्स। द मेन एंजाइम्स की बात करूं, ठीक है, द मेन एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो दीज मेन एंजाइम्स यू कैन से आर डिपेंडेंट ऑन DNA called DNA polymerase, DNA polymerase, ठीक है। अब इसका फंक्शन, इट यूजेस DNA as it uses DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides,
मतलब क्या करता है बेटे, डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होता है कि जो डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है, उसको एक तरीके से पॉलीमराइज करता है, पॉलीमराइज नहीं मतलब उसको रेप्लिकेट कराता है एंड मेकिंग द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन है फॉर एग्जांपल उसको आगे फॉरवर्ड कराता है, ठीक है। Polymerization of deoxynucleotide of large number of nucleotides in a very short time. E. coli की अगर मैं बात करती हूँ तो has only 6.6 into 10 raised to power 4 BP completes the process of replication in 38 minutes. In 38 minutes. अगर मैं बात करूं कि इसका क्या मतलब हुआ कि that completes the process of replication, that means the average rate of polymerization have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high accuracy. So speed and the accuracy is the main functions of DNA polymerase. बेटे एक चीज और हम लोग बात करेंगे, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, deoxyribonucleo triphosphate serve dual processes like अब बेटे एनसीईआरटी यहाँ पे एक पेज देती है आपका। अब एनसीईआरटी क्या कहने की कोशिश कर रही है कि in addition of acting as a substrate, they provides energy to polymerization reaction. कौन करता है ये? deoxyribonucleoside triphosphate, ठीक है। The two terminal phosphate
in deoxyribonucleoside triphosphates are high energy phosphates, same in case with AT। इस चीज को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्या बोल रहा है ये। He is saying the average rate of polymerization have to be fast. They also have to catalyze the reaction with high accuracy. ये नहीं है कि रिएक्शन हो रही है बेटे, बायो एंजाइम्स का काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, ठीक है, और जो भी रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उसको इन अ वे फास्ट करना। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा चेन्स बनानी टेम्पलेट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक डीएनए का टेम्पलेट है, एक डीएनए की पूरी रो है, तो उससे आपको थाउजेंड्स ऑफ द मोर वैसी की वैसी चेन्स दोबारा पॉलीमराइज बनानी है, ठीक है। उस जो रिएक्शन हो रही है आपको उसको स्पीड अप करना है। अब ये जो एनर्जी होती है बेटे डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक साइड ट्राइफॉस्फेट से मिलती है, और यही काम बेटे एटीपी का होता है इन केस ऑफ अ डीएनए सेल एंड द क्रोमैटिन सेल, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस के कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे एंजाइम्स रिक्वायर्ड ठीक है, इनके अलावा डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी, ठीक है, अलावा भी many other enzymes required to complete process of replication with high degree of accuracy, जैसे for long DNA molecules, the two strands of DNA पहले तो cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, पहली चीज। The replication occurs within small opening of DNA helix, इसको बोलते हैं बेटे replication fork। The DNA polymerase catalyze polymerization in one direction या in only one direction, that is 5:3।
ठीक है। द डीएनए पॉलीमरेज, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस क्रिएट्स ओनली वन स्ट्रैंड on another, the template with polarity 3:1। मतलब दो स्ट्रैंड्स हैं तो एक का ये बनाएगा 5:3 का, और दूसरे डीएनए का, फॉर एग्जांपल दिस इज 1, तो दूसरा स्ट्रैंड तो नहीं बन पाया, तो जैसे दूसरे मॉलिक्यूल का ये 3:5 बनाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा ये 5:3 है, ये 3:5 होगा, ये भी 5:3 होगा, तो वो इसका ये वाला हिस्सा बनाएगा। ठीक है। So the replication continues the replication is continuous while other template with polarity 5:3, it is discontinued synthesized continued and synthesized in fragments are later joined by DNA ligase the DNA polymerase on their own cannot initiate process of replication. Also, replication does not initiate randomly at any place in DNA। वैसे अब इसको एक बात बहुत ध्यान वाली है, जो अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि क्या बात हो रही है, लेट अस सी व्हाट इज इट इज सेइंग, कि देखो बेटे जो डीएनए पॉलीमरेज है, अब इसमें लिखा है इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम्स। ठीक है, तो क्या होता है बेटे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए, रेप्लिकेशन का मतलब हमने मतलब होता है कॉपीज बनाना। ठीक है, सेम नंबर में सेम टेम्पलेट को यूज करके उसकी कॉपीज बनाना, एडिशनल कॉपीज बनाना, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एंजाइम्स की जरूरत होती है। एंजाइम्स का क्या मतलब होता है, अब आप किसी चीज को बना रहे हो उसके लिए किन्हीं किन्हीं एंजाइम्स की जरूरत होती है, वो होता है बेटे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्या करता है वो, द मेन एंजाइम इज रेफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट to catalyze the polymerization as they have polymerization of deoxynucleotides. So deoxynucleotides को catalyze करना is the main function। जो deoxynucleotide है उसको mainly catalyze करता है ये। ठीक है, these enzymes are highly efficient enzymes as they have catalyzed polymerization of large number of in a very short time। मतलब कि
एक इतने बड़े डीएनए के स्ट्रैंड को बनाना, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये जो प्रोसेस होता है डीएनए पॉलीमराइजेशन का, ये बहुत ज्यादा वेरी शॉर्ट टाइम में हो जाता है और बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी से हो जाता है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज एंजाइम्स। बेटे एंजाइम्स का अगर मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं, सो दीज आर द बायोकैटालिस्ट। जैसे हमारा सलाइवा है, अगर सलाइवा ना हो तो जो हम खाना खाएं उसको च्यू करने में 300 साल लग जाए, ठीक है, इट इज लाइक दैट। So in the same way, the enzyme that is we are calling of, that is we are studying of, that is DNA polymerase। तो बेटे जो डीएनए पॉलीमरेज का है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन कराता है, मतलब जैसा न्यूक्लियोटाइड का एक पहला स्ट्रक्चर था, उसके मेनी सेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स बनवाता है, ठीक है। अब अगर मैं ई कोलाई की बात करूं तो ई कोलाई के पास 4.6 into 10⁻6 4 बेस पेयर्स होते हैं, कंपेयर विद ह्यूमन whose diploid content is 6.6 and 10⁻6 BP 9 BP। दैट मीन्स कि ह्यूमन का अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन में 6.6 into 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं, and in case of E. coli that is 4.6 into 10⁻6 base pairs, and that can be replicated, इनको बनाया जा सकता है 38 मिनट्स में सिर्फ। That means the average rate of polymerization to be approximately 2000 BP per second। तो मतलब इनका क्या हो गया, जो एवरेज निकल रहा है कि इनके बनाने का, अगर ये पूरे डीएनए 38 मिनट्स में बन रहा है तो एवरेज स्पीड कितनी होगी बेटी इनकी, बेटे 2000 पर बेस पेयर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड से ये 2000 बेस पेयर्स बना रहे हैं इतने बनाने के लिए। Not only the polymerizations have to be fast, but they have to catalyze the reaction in a very accurate manner। अब जरूर बहुत ज्यादा बेस पेयर्स है, उनकी कोडिंग्स कितनी ज्यादा, आप अगर मैं डीएनए की बात करूं तो उस डीएनए के एक छोटे से मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ जिसमें इतने हजार टाइप के बेस पेयर्स हैं, कोडिंग्स हैं, उनको ढंग से सेट करना, इट इज वेरी क्यूबसम प्रोसेस। तो उससे डील करने के लिए दिस एंजाइम्स हैव टू बी देयर, कि ये एक फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर बना रहे हैं या आप कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं, सो वी हैव लेबरर्स होंगे, बट उनको एक डायरेक्शन की जरूरत होती है कि ये काम ऐसे करना है, ये सामान ऐसे रखो, वो काम ऐसे करो। इन द सेम मैनर जो डीएनए है बेटे, वो जो डीएनए है वो यही जो डीएनए पॉलीमरेज का जो कैटलिस्ट है, ये यही काम कर रहा है कि पूरे जो काम ये रेप्लिकेशन हो रही है, कॉपिंग ऑफ द एक डीएनए टेम्पलेट हो रहा है, उसको एक हाई एक्यूरेसी और जल्दी काम कराने को स्पीड अप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, सो हॉर्स कभी भी राइड करते हैं तो आप उसका जो नाल है वो खींचते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ताकि वो जो घोड़ा है वो स्पीड अप में भागे। इन द सेम वे बेटे जो डीएनए पॉलीमरेज है, इट इज गोइंग टू स्पीड अप दैट रेप्लिकेशन स्पीड एंड द एक्यूरेसी। इट विल गोइंग टू चेक दैट द रेप्लिकेशन इज गोइंग टू बी डन इन अ हाईली एक्यूरेट मैनर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर इन चीजों में गलती हो जाती है तो इट विल क्रिएट अ बिग म्यूटेशन, ठीक है। Furthermore, energetically replication is very expensive process. Deoxynucleotide triphosphate serve dual process. In addition to acting as a substrate, they provide energy for polymerization reaction. जरूरी नहीं कि एक सबस्ट्रेट एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटे, कि एक एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट है जिसको वो अपने ऊपर बिठा रहा है, उसको इधर से उधर लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। Any mistakes during replication would result in mutations. Furthermore, energetically replications is very expensive process. They provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphate in deoxynucleoside triphosphate are highly energy phosphate, same as in case of ATP. अब बेटे जो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड जो साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं इनके न्यूक्लियोसाइड में, दे आर हाईली एनर्जेटिक। जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ना कि केवल इनके ऊपर जो ये फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड से बना होता है, जो कि डीएनए ही बनाता है, ठीक है। तो जो डीएनए ये चीज बना रहा है, उनके साथ में जो दो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं, दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक, जो कि इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को
जोड़ने के लिए, मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए एनर्जी देते हैं। अब बेटे पॉलीमराइजेशन का मतलब समझो, n नंबर्स की बड़ी बड़ी चेन है, मतलब एक आपका, मतलब कुछ आपके वेल डिफाइंड कोडिंग्स को आप इन अ रो, स्पेसिफिक रो रिपीट कर रहे हो इन अ चेन, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब उसकी एक चेन ना बना के आपने हजार लाख चेन बनानी है, ठीक है। एक आपके पास एक स्ट्रैंड, एक आपके पास फोटोकॉपी है, आपने उसकी 10,000 फोटोकॉपीज करनी है। अब उस 10,000 फोटोकॉपीज करने में कौन आपका हेल्प कर रहा है? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में करते हैं, बट ऐसा क्यों है कि डीएनए पॉलीमरेज नहीं करता इसमें प्रोसेस में? फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल since two strands of DNA cannot be separated in its entire single strand। बेटे जो दो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं वो these are entangled in a helical structures like this, okay। अब इनको सेपरेट करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि फिलहाल ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस इज नॉट देयर। The sufficient amount of energy is there, but to separate these two strands cannot be possible, ठीक है। एंड इट्स अ 3D स्ट्रक्चर, इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो क्या होता है ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी? अच्छा, अब क्या होता है बेटे, रेप्लिकेशन जब भी हम लोग करते हैं ना, द रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। क्या होता है? रेप्लिकेशन के दौरान, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए हेलिक्स है, अब जो डीएनए हेलिक्स में बेटे स्मॉल ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग में से जितनी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए हेलिक्स है, ये इट इज एंटेंगल्ड, फॉर एग्जाम्पल ये एंटेंगल्ड हुआ है, ये खुला हो गया है, ये स्मॉल ओपनिंग हो गई है इनके इस स्ट्रक्चर में, तो इस ओपनिंग से दे विल रेप्लिकेट दिस स्ट्रैंड एंड इंफॉर्मेशन इन अ वे, ठीक है। The replication occurs within a small opening of the DNA helix, referred to as replication fork. The DNA-dependent DNA polymerase catalyze polymerase only in one direction. बेटे एक ही डायरेक्शन में ये कैटालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज 5:3, मतलब कि जो स्ट्रैंड 5:3 में जा रहा है और वो जो ओपनिंग हमारी प्रेजेंट होगी वो 5:3 की तरफ होगी, तो वही सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज उसी स्ट्रैंड को पॉलीमराइज की रिएक्शन करता है, बाकी जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है 3:5 का उसको नहीं करता, क्योंकि वो हाईली इंटेंगल्ड होता है, उसमें कोई ओपनिंग एज सच प्रेजेंट नहीं होती। कॉन्सिक्वेंटली ऑन one strand, the template with polarity, the replication is continuous, while the template with polarity, it is discontinuous. फाइव इज टू थ्री जो स्ट्रैंड है डीएनए का, रेप्लिकेशन उस पे डिसकंटिन्यूअस होती है, और जो 3:5 का स्ट्रैंड है, रेप्लिकेशन उस पे कंटिन्यूअस होती है। ऐसा क्यों होता है? पहले चीज ये देखेंगे कि बेटे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये है 5:3 का स्ट्रैंड और ये 3:5 का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो डीएनए पॉलीमराइज है, ये स्ट्रक्चर्स ऐसे डबल हेलिकली एंटेंगल्ड होते हैं एक दूसरे से, एंड द स्पेसेस आर वेल प्रेजेंट बिटवीन दोस। क्या होता है बेटे, अब जो ये जो स्ट्रैंड है इट इज हाईली एंटेंगल्ड, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एक स्ट्रैंड से राइट हैंड साइड की तरफ ये एंटेंगल्ड हो सकता है, एक स्ट्रैंड सीधा होता है जो कि कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो एंटेंगल्ड होता है हाईली, जिसको सेपरेट नहीं कर जाते, उसको डिसकंटिन्यूअस होती है। वो डिसकंटिन्यूअस कैसे होती है?
कि ये जो 5:3 का स्ट्रैंड है उसी को सिर्फ पॉलीमराइज करेगा और जो दूसरा है 3:5 का उसको पॉलीमराइज कैटालाइज इतनी इजीली नहीं कर सकता। एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइज करना है, मतलब एक ही डायरेक्शन के कॉपीज बना देगा, मतलब 5:3 5:3 5:3 के बहुत सारे स्ट्रैंड इसने बना दिए। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, जो 5:3 की तरफ पोलैरिटी का स्ट्रैंड था उसने उसी रिएक्शंस को कैटालाइज किया एंड दे हैड पॉलीमराइज ओनली द दिस स्ट्रैंड। ठीक है, द discontinuous synthesized फ्रैगमेंट्स, वो जो स्मॉल ओपनिंग से टूट टूट के इनको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, कि मतलब पहले ये बना दिया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया और बाद में इनको सबको ज्वाइन कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं, ये काम होता है बेटे डीएनए लिगेज का। ठीक है, and there is a definite region in which DNA where the replication originates, और ये एक स्पेसिफिक रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक n नंबर को आपने 1000 n की चेन्स में जोड़ना है, तो ये जो n नंबर है ये आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस चीज को रेप्लिकेट करोगे, तो वो आपको जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे होंगे वहां पे कुछ मार्किंग्स होगी, उसको आप बोलते हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से ओरिजिन रेप्लिकेट करना है एक स्ट्रक्चर। ऐसे ही बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब फॉर एग्जाम्पल सी डी ए बी यहां से करने लग गया, ऐसे करने लग गया, तो वो गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जहां से ये रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, जो ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां से वो रेप्लिकेट, जो स्ट्रैंड स्पेसिफिकली रेप्लिकेट करना है उसको रेप्लिकेट करना है, तो उसको बोलते हैं बेटे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, it is because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during DNA recombinance DNA procedures requires a vector। अब ये करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर मतलब जो कि पता लगाए द साइट्स ऑफ ओरिजिन, और ये प्रोसेसेस होते हैं डीएनए का स्ट्रैंड अगर हम लोगों ने आउटसाइड बनाना है। ठीक है, ऑब्वियसली दीज एंजाइम्स हैव बीन knowing the capabilities, have those capabilities to identify the sites of origin of replication, but if we have to make these enzymes outside that DNA nucleus, then there has to be some vector is required for replication and finding out the specific origin of replication site। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक डायग्राम के जरिए, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीबीएसई बोर्ड में ये डायग्राम ऐसा का ऐसा बना के लेके आना है, बनाना है। ये है बेटे 5:3, ये है बेटे 3:5।
ये जा रहा है 5:3, अब ये जाएगा 5:3। सबसे पहले ये क्या है, टेम्पलेट डीएनए या पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, ये हो रही है बेटे कंटिन्यूअस सिंथेसिस जो कि डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। ये हो रही है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। इसका क्या मतलब हो रहा है बेटे, जो ये ब्लू कलर का मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड, दैट इज 5:3 एंड 3:5। अब बेटे जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो कि होगी ना, हमेशा मेरी डीएनए की रेप्लिकेशन होगी 5:3 जो कि कंटिन्यूअस होगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी कंटिन्यूअस होगी, जो कि होगी कैटालाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। एक ही डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में होती है ये। ठीक है, और जो दूसरी हो रही है, एक ही डायरेक्शन में कैटालाइज होगी कि अगर ऐसे बना रहा है तो ऐसे ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंटल ये स्ट्रैंड है, दैट इज 5:3, तो ये 5:3 में ही बनाएगा। अब बेटे जो ये वाला बनाएगा, जो डीएनए पॉलीमरेज, ये तोड़ तोड़ के बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 5:3 बना रहा है इन अ वे। ठीक है, 5:3 उसने क्या किया, 5:3 उसने यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट किया एंड इट हैज बीन रेप्लिकेटेड, दैट इज ये ढंग जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। दैट इज अगर ये 5:3 है तो ये ऊपर से करके 5:3 का एक स्टैंड बना देगा। अब जो दूसरा स्टैंड बनाएगा वो इसको तोड़ तोड़ के बनाएगा, अपोजिट स्टैंड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5:3 का बना रहा है तो 3:5 का अगर ये स्टैंड बना रहा है तो इसी में से तोड़ तोड़ के बनाएगा और उसकी पोलैरिटी बदल के नेक्स्ट स्टैंड बनेगा। तो ये जो रिएक्शन होगी ये डिसकंटिन्यूएट होगी और ये जो रिएक्शन होगी वो कंटिन्यू। अब ये जो रिएक्शन हम लोगों के फ्रेगमेंट्स में तोड़ तोड़ के बन रही है, दीज आर लेटर जॉइंड बाय डीएनए ligase. So this is all about replication is understood well. In eukaryotics, the replication of DNA takes place in the S phase, that is synthesis phase, ठीक है, of the cell cycle. The highly coordinated failure in cell division of DNA replication results in the पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है बेटे म्यूटेशन आ जाती है, कभी डीएनए ज्यादा बन रहे हैं, कभी डीएनए कम बन रहे हैं, कभी डीएनए की कोडिंग में गलत आ रहा है। सो दैट इज द पॉलीप्लॉइडी, दैट मींस इट अकर्स द म्यूटेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की अगर मैं बच्चे बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है क्या। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा कि आरएनए के 3 बच्चे होते हैं, लाइक मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसक्रिप्ट आरएनए जैसे हम बोलते हैं, एंड आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, जो कि एक्चुअल में डीएनए को रेप्लिकेट में हेल्प करता है। अब ये काम कौन करता है आरएनए। अब वो उस रिएक्शन, काम ये आपका आरएनए ही कर रहा होता है, but the enzyme and the machinery which are going to catalyzing, that is the speeding of the reaction, is your DNA ligase and DNA polymerase। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या बता रहा है हमें, दैट प्रोसेस ऑफ copying the genetic material या information from one strand of DNA into RNA is termed as ट्रांसक्रिप्शन। अब बेटे अपने दिमाग में मेरे को कौन ध्यान करो और ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन और रैप्लिकेशन में क्या अंतर है? बेटे, रैप्लिकेशन का मतलब होता है फोटोकॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेम्पलेट आ गया है, उसके 1000 मॉडल्स बनाने हैं, इंफॉर्मेशन एक ही होती है। जो इंफॉर्मेशन डीएनए आरएनए को देता है कि ऐसे प्रोटीन बनाना है, या दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा या आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो ऐसे बनेगा, वो जो इंफॉर्मेशन देता है डीएनए आरएनए को, अब आरएनए का काम है उसको कॉपी करना, कॉपी करके रैप्लिकेट करना। रैप्लिकेट मतलब करना, उस इंफॉर्मेशन के थाउजेंड्स ऑफ मोर स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन का काम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, मैंने उसको बोला कि आपको एक मैसेज देना है दूसरी जगह में। मैंने उसको एक कान में, आप लोग गेम्स भी खेलते होंगे, मैंने उसको कान में एक मैसेज बोला, खिचड़ी तैयार है आप आ जाओ। मैंने उसको सिंपल सा एक मैसेज दे रहा, खिचड़ी तैयार है आप आ जाओ। अब दैट छोटा बच्चा keeps on reciting the same message over the whole jungle. This is some small kind of some story too. Keeps on reciting the same sentence or a phrase that I've told him कि बेटे खिचड़ी तैयार है आप आ जाओ। ये मैसेज किसी और को देना है। The whole jungle he is going to recite the same process, खिचड़ी तैयार है, खिचड़ी तैयार है। अब है तो छोटा बच्चा ना, अब उसने लास्ट मोमेंट पे वो खिचड़ी बदल के चिचड़ी बोल दिया, and that what he proclaimed that खिचड़ी तैयार है आप आ जाओ, ठीक है। एंड द अदर मैन, जो इंसान था जिसने उसको ये मैसेज दिया, उसने लिखा खिचड़ी तैयार है आप आ जाओ। मतलब उसने ट्रांसक्रिप्ट करने में अगर गलत कर दी तो वही इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट हो जाएगी। तो ये काम जो बचे है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्ट का, फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए ने, डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को बोला कि उसने ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन उसकी थी डिकोडेड लैंग्वेज में, उसने डिकोडेड लैंग्वेज में ना सेम वे में नोट डाउन कर ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने बोला, जैसे पाकिस्तान और जो इंडिया है उसमें जो हम लोगों के आईएसआई एजेंट्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों के होते रहते हैं कि दिल मांगे मोर का क्या मतलब समझते हो, भारत माता की जय, कोई स्पेसिफिक मिशन होता है तो वो थोड़े से ऐसे टर्मिनोलॉजी या फ्रेजेस यूज करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए या बात को समझाने के लिए। आर्मी में भी ऐसे मैसेजेस यूज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैसेज यूज कर रही हूँ कि भारत माता की जय, ठीक है, भारत माता की जय का मतलब है मिशन कंप्लीटेड, ठीक है। और अगर हम लोग, मैं एक सिंपल सा फ्रेज बना दूं कि भारत माता को हम लोग नहीं बचा पाए, तो वो दूसरा फ्रेज आ जाएगा। इन द सेम मैनर बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो है कि जब मैसेंजर आरएनए उसकी डिकोडेड लैंग्वेज को लिख के टीआरएनए के पास लेके जाता है, एंड टीआरएनए डिकोडेड दैट लैंग्वेज इन इट्स ओन मैनर। मतलब भारत माता की जय, दैट मीन्स मिशन इज कंप्लीटेड। वो भारत माता की जय उसने अपने कॉपी पे लिख लिया मैसेंजर आरएनए, एंड हिट सेम उसने टीआरएनए को बताया, एंड टीआरएनए ने उसका मतलब समझा कि ऐसे, एंड देन उस बात का मतलब समझ के उसने उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लिया, वो इंफॉर्मेशन डिकोड करके लिख ली। दैट इज द मेन प्रोसेस, एंड दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए ले रहा है या सुन रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। द प्रिंसिपल of complementarity governs the process of transcription. Only one set of DNA of an organism can be gets duplicated only a segment of DNA
and only one strand is copied into RNA. ठीक है, necessities that would demarcate the region and the strand of DNA would be transcript. ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन है why both strands are not copied at the time of transcription. Because if first both strands acts as a template, they would code for RNA molecule with different sequences. ठीक है, complementary does not mean identical. अब जैसे क्या होता है बेटे, आरएनए में स्ट्रैंड होता है एक, दैट इज 5:3, यही सारे एक ही तरह के स्ट्रैंड होते हैं 3:5, 3:5, ठीक है, जो कि ये अगर 3:5 है तो ये भी 3:5 है, और अगर ये दोनों कोड कर लिए तो वो इन दोनों का ही स्ट्रक्चर बना लेगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि 5:3 एंड 3:5 हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो इसीलिए सिर्फ एक का फॉलो अप किया जाता है, बाकी जो दूसरा स्टैंड बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल के अगेंस्ट बनेगा, दैट इज 3:5, दैट इज demarcated in the letter or the message of the DNA which the messenger RNA has taken to the, एक ही डीएनए का टेम्पलेट देता है और कहता है जो दूसरा डीएनए का स्टैंड, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, वो आपको खुद बनाना है। क्या होता है बच्चे, फिर डीएनए का ओनली वन सेगमेंट इज कॉपीड और डुप्लीकेटेड, ठीक है। इफ दे कोड फॉर प्रोटीन्स, अगर उनको प्रोटीन को कोड करना है, the sequence of amino acids in proteins would be different. One segment of DNA would be coding for two different proteins. अगर दोनों ने सेम बोथ मॉलिक्यूल्स को टेम्पलेट कर दिया तो क्या होगा, इफ RNA produced simultaneously same DNA या same strands,
This will prevent translated into proteins and exercise of ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीआरएनए ने सेम मॉडल को एक इन अ वे सेम मॉडल को इन अ वे ट्रांसक्रिप्ट करने लगे, फॉर एग्जांपल ये एक 5:3 का स्ट्रैंड है और ये ही 5:3 का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये 5:3, तो जब इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तब ये इन अ सेम मॉलिक्यूल को इनको एक ही डायरेक्शन में जोड़ता चला जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल जो दो स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, अगर दो स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन है अगर उनको सेमली इन्होंने कॉम्प्लीमेंट करता गया तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, जब इसके पास सारी नॉलेज है तो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन का क्या फर्क है, डीएनए ही तो बता रहा है ना कि इस चीज को, इस मैसेज को ऐसे करो, ठीक है, जब उस मैसेज को उसने गलत इन अ वे एक ही दोनों टाइप से दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी कर लिया तो अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो तो अपने हिसाब से ही बनाएगा ना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके पास, तो देयर विल बी ना नो लूज। अब बेटे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक होता है प्रमोटर, एक होता है द स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है टर्मिनेटर, एक होता है टर्मिनेटर। तो एक होता है बेटे प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और एक होता है टर्मिनेटर, ठीक है। क्या होता है बेटे, कन्वेंशन इन डिफाइनिंग two strands of DNA in structural gene of ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब कि दो स्ट्रक्चरल जीन्स को दे दिया, अब उसको बताता है कि ये आपका एक कोड है, ठीक है। अब डीएनए में अपने लेटर में लिखता है कि वे एक तो 5:3 से करना है बिल्कुल सेम, और जो दूसरा स्टैंड बनेगा वो 3:5 का बनेगा, मतलब कन्वेंशंस अलग अलग होंगी। टू स्ट्रैंड्स हैव opposites polarity and DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerase in one direction, that is 5:3. The strand that has polarity three is to 5 act as a template and also referred as template
स्ट्रैंड, ठीक है, द अदर स्ट्रैंड which has polarity 5:3 and the sequence same as RNA is displaced during ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए बनाना है तो वो जो स्ट्रैंड है उसकी जगह स्पेसिफिकली डीएनए मेंशन करेगा कि थायमीन की जगह यूरासिल ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई दूसरा स्ट्रैंड बनाना है तो स्पेसिफिकली डीएनए विल डिकोड दिस थिंग, स्पेसिफिकली डीएनए विल डिकोड कि डीएनए की जगह डीएनए का एक तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर 3:5 है तो उसको जो ट्रांसक्रिप्ट करना है, मतलब उसको जो ज्वाइन करना है वो 5:3 में करना है, ठीक है। और ये टेम्पलेट एज इट इज रेप्लिकेट होगा और कॉपी होगा, ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो ये जो 5:3 की पॉलीमराइजेशन होगी वो कंटिन्यूस होगी, और जो 3:5 की होगी इतने बड़े स्ट्रैंड की, ये ना फ्रैगमेंट्स में होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सीक्वेंस डीएनए की, दैट इज यूरासिल इज डिस्प्लेस्ड एट द टर्म ऑफ थायमीन। जो थायमीन है उसको डिस्प्लेस करके यूरासिल ऐड करना होगा। अगर मैं बना रही हूं द स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग is referred as coding strand. ठीक है, all the reference point are well marked by DNA or marked by or demarcated by DNA into transcription unit. जैसे ATG, CAT, GCAT, GCAT, TGCAT, CAG. This is a template strand जो हुआ है 5:3। अब जो बनेगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा कि अगर ये कोडिंग ऐसे आ रही है तो वो पीछे से शुरू होके, ठीक है, सी की जगह हटा के यूरासिल लगाना है, दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। दैट इज TAC GTA, TAC and so on, and this is the coding strand. ठीक है, ये किसी चीज के लिए भी कोड नहीं करता। This is for reference. This act as a reference. ठीक है, so this is all about the DNA transcriptase, and DNA transcriptase में हम लोगों ने कोडिंग स्ट्रैंड पढ़ा and the terminator as a हम लोगों ने टेम्पलेट स्ट्रैंड पढ़ा। बेटे अब हम लोग ट्रांसक्रिप्टर, प्रमोटर एंड
structural gene के बारे में in the next session we're gonna define it and we're gonna finish the last part of the chapter in the next unit. So keep revising. All the best. Thank you.